सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आप सब अच्छे ही होंगे, जैसे भी होंगे। तो ये कहानी 5 से 6 साल पुरानी है। जब शुभम अपनी नानी के यहाँ जाता था तो उसके साथ बहुत ही क्रीपी इंसिडेंट होना स्टार्ट हो जाते थे। जैसे कि वो नानी के अपने घर पे आराम कर रहा होता था तो उसके पैर में ना ब्लैक और ब्लू कलर के स्पॉट होना स्टार्ट हो जाते थे, वो भी अपने आप। किसी को समझ नहीं आता था कैसे। शुभम और शुभम की जो सिस्टर थी, उन दोनों की लेग्स में ये स्पॉट बनना स्टार्ट हो जाते थे और बहुत ज़्यादा दोनों के पैर में बार बार कंटिन्यूसली ये होना स्टार्ट हो जाते थे। और जब भी वो अपनी नानी के घर से बाहर आते थे तो वो स्पॉट ऑटोमेटिकली गायब हो जाते थे। तो अश्मित के पैरों में जब ये निशान दिखे गए थे तो अश्मित की मॉम को पता लगता है। अश्मित की मॉम कहती है कि यार एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो जब डॉक्टर को दिखाने गए उसके पैर एकदम से सही हो गए। मतलब ऐसा मानो कि 10 से 15 मिनट के टाइम पे वो निशान एकदम ही सब गायब हो गए हों। तो वो रास्ता केवल डॉक्टर के पास जाने का 10 से 15 मिनट का था। तो मानो कि वो निशान गायब ही हो गए हों। तो शुभम को अपनी नानी के घर पे ऐसा भी महसूस हुआ है कि उसके लेग्स किसी ने बहुत ज़ोर से रस्सी से बांध दियो और उसको कोई बहुत ज़ोर से खींच रहा हो। सो ये तो पहला इंसिडेंट है। सेकंड इंसिडेंट ये है कि रात को जब ये सो रहे होते थे तो इनके बगल वाले जो पड़ोस में घर था उसमें से ना किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ आती थी बहुत, और रोने की आवाज़ आती थी बहुत। तो ये सब वो अपनी नानी से जाके पूछता है कि नानी ये सब रात को क्यों होता है। तो नानी उसकी झूठ बोल देती हैं कि बेटा रात को एक चौकीदार आता है, वो डंडा लेके कुत्तों को भगा रहा होता है, तो ये सब कुत्तों की रोने की आवाज़ें हैं। तो अश्मित को बात ये बहुत अजीब लगती है क्योंकि उसने अच्छे से सुनी होती है कि ये किसी लड़की की रोने की आवाज़ें हैं और चिल्लाने की लड़की की आवाज़ें हैं ये। और जो अश्मित है, और इसके दो नाम हैं, अश्मित और शुभम। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये अश्मित और शुभम एक ही। उस कॉलोनी में भी शॉकिंग इंसिडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक कपल था, तो उस लड़की के पैर में ना अचानक से एक फ्रैक्चर हो गया जो कि उसे पता नहीं लगा कैसे हुआ। और बिना किसी रीज़न के उसके पैर में फ्रैक्चर था। किसी को समझ में नहीं आया, डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे। अगर वो लड़की गिरी भी नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं है, तो रातों रात उसको फ्रैक्चर पैर में कैसे हो गया। तो वहाँ के भी और जो बच्चे थे छोटे छोटे, तो उनके साथ भी ये होना स्टार्ट हो गया कि रात को सोते समय उनके पैरों में जो स्पॉट बन जाते थे, स्पॉट के साथ साथ ना किसी के हाथ के निशान और बनने लगे। ऐसा लग रहा था कि उन बच्चों के पैरों को बहुत ज़ोर से किसी ने अपने हाथों से दबाया हो। तो ये सब इंसिडेंट होने के बाद उनकी एक कमेटी बैठती है। तो ये सब शॉकिंग इंसिडेंट होने के बाद तो सोसाइटी के एक बैठक बैठती है। उसमें डिसाइड होता है कि हम अपनी कॉलोनी को एक बार किसी को तांत्रिक को ज़रूर दिखाएंगे अपने बच्चों को। तो वो सब जो डिसाइड कर लेते हैं, पंडित या तांत्रिक को बुलाना है। तो कुछ टाइम बाद एक पंडित जी आते हैं। वो पूरी कॉलोनी का जायज़ा लेते हैं और वो ये बताते हैं कि आपकी कॉलोनी बहुत ज़्यादा दुष्ट है, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो पंडित जी बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत जल्द एक बहुत बड़ी पूजा रखवानी पड़ेगी। तो जितने भी सोसाइटी वाले होते हैं वो उनकी बात से बहुत एग्री होते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है पंडित जी, आप बताइए कि कब करानी है पूजा। तो जब पंडित जी अपना पूजा पाठ करने बैठते हैं तो अचानक से उस सोसाइटी में जो होती है अश्मित की, शुभम की सिस्टर होती है, तो वो उसके अंदर अचानक से ना एक आत्मा आ जाती है। तो अश्मित की बहन बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करने लग जाती है। वो बहुत अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रही होती है किसी से और सबको एकदम गालियाँ देने लग जाती है बहुत। तो जो कि बहुत अजीब बात है। तो अश्मित की सिस्टर साइड में ही लकड़ियाँ पड़ी होती हैं, उन लकड़ियों से अपने पैरों में बहुत ज़ोर से मारने लग जाती है और अपने पैरों को बहुत ज़्यादा नोचने लग जाती है। तो अश्मित की सिस्टर अभी केवल 14 साल की थी उस टाइम, और उसमें कॉलोनी के जितने भी लोग थे ना वो उसको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहे थे। बट उस 14 साल की लड़की में, छोटी सी लड़की में इतनी पावर हो जाती है कि जो साइड में लगा हुआ एक बोर्ड होता है उसको ही अपने लेफ़्ट हैंड से, एक सिंगल हैंड से उखाड़ देती है। 14 साल की लड़की में इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी थी। और उसके बाद वो बोर्ड, जो साइन बोर्ड उसने उखाड़ा था, वो अपने ही पैरों में बहुत ज़्यादा तेज़ मारने लगी थी।
तो अश्मित भी देख रहा था। अश्मित उस टाइम केवल 10 साल का था, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था अश्मित को। तो नानी ने उसको अपने घर में वापसी भेज दिया था, मगर वो छुपके से ऊपर छत के कॉर्नर से अपनी सिस्टर को ये सब करता हुआ देख रहा था। अश्मित की सिस्टर किसी के काबू में आ ही नहीं रही थी, और वो अपने पैरों में कंटिन्यूसली उस साइन बोर्ड को मारी जा रही थी। और एक टाइम ऐसा आ गया कि उसके पैरों की हालत ना बहुत ज़्यादा बदतर हो गई, बहुत ख़राब हो गई, मतलब बिल्कुल ख़राब हो गए उसके पैर। तो पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ के अश्मित की सिस्टर के ऊपर कुछ तो राख फेंकी थी, तो उससे वो बहुत ज़्यादा शांत हो गई और वो ज़मीन पे गिर गई। ज़मीन पे गिरने के बाद वो बेहोश हो गई वहीं पे। तो फिर जो अश्मित की सिस्टर थी उसको वहीं पे ना बांध के रख दिया था, और पंडित जी ने बोला कि अब हम इसको दोबारा आत्मा को बुलाएंगे, तो आप इनको रस्सियों से बहुत अच्छे से बांध के रख दीजिए। तो थोड़े देर बाद अश्मित की सिस्टर के अंदर वो आत्मा दोबारा से बाहर आ जाती है, तो वो बहुत उसी टाइप का बहुत गंदा बिहेव करने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और उसको सबको अजीब तरीके से देखना। और अब पंडित जी पूछते हैं कि यहाँ तू यहाँ क्यों आई है? तो अश्मित की सिस्टर वो जवाब देती है कि मेरा नाम कला है और मैं इस घर में रहा करती थी। जिस घर को वो पॉइंट आउट करती है वो घर अश्मित की नानी के घर के जस्ट बगल में होता है। वो बताती है कि इस घर में मैं एक बहू थी और मुझे दहेज के चक्कर में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया इन सब ने, और ज़्यादा दहेज पाने के लिए मुझसे शादी की थी। और मैं आपको बता दूं, जो ये कला थी इसका जो हस्बैंड था उसकी 1 साल पहले ही डेथ हो गई थी। वो ट्रक ड्राइवर था, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। और ट्रक का जब एक्सीडेंट होता है तो एकदम से ही उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद सबको यही पता होता है कि जो ट्रक ड्राइवर था उसकी मौत इस वजह से हुई है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, वो शराबी था, तो इस चक्कर में उसकी मृत्यु हो गई। तो कला बताती है कि जो भी मेरे साथ हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था और मैं इनसे बदला लिए बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी, और जो भी इस घर में रहेंगे मैं उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारूंगी। और पंडित जी फिर उससे पूछते हैं कि ऐसा तेरे साथ क्या हुआ था जो तू इस हद तक सबसे बदला लेना चाहती है? तो कला एक तरफ पॉइंट करती है, तो उस लड़की की तरफ पॉइंट करती है, वो कहती है कि सारा मामला आपको ये बताएगी। तो वो लड़की बताना स्टार्ट करती है। वेल, जो ये लड़की थी ना, जब ये लड़की ज़िंदा थी तो ये इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो जिस लड़की पे पॉइंट आउट किया था, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तो अब वो कहानी बताना स्टार्ट करती है। तो ये बताती है, जब ये औरत ज़िंदा थी तो मेरे साथ रोज़ कॉल पे रात को बात किया करती थी, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसके घर वालों ने इसके साथ क्या क्या किया। तो वो बताती है कि इसको बहुत ज़्यादा दहेज के चक्कर में मारा करते थे, और डंडे से बहुत मारा करते थे, और गरम गरम चिमटे से रोज़ जलाया करते थे इसको। और वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनको दहेज बहुत चाहिए था, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और जो वो ट्रक ड्राइवर था ना, वो बहुत ज़्यादा लालची था। तो इनको जो शादी के टाइम दहेज होता है वो उनको पूरा मिला हुआ होता है, जो इनकी लिस्ट थी। तो अब इनकी शादी के बाद उसके मन में और ज़्यादा लालच हो जाती है। जो लड़की के घर वाले थे वो इतना नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, तो इतना लालची होने के बाद वो उनसे और डिमांड किया करता था, और दहेज के पैसों से अपने पूरे घर को पालना चाहता था वो। तो उनके जो घर वाले थे, ससुराल वाले थे, उनको अब गुस्सा आने लगी थी। एक बार तो उन्होंने पैसे दे दिए, फिर जब सेकंड टाइम और उन्होंने डिमांड की पैसों की, तो उनके जो फादर थे, लड़की के फादर थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब अगर आपने हमें ज़्यादा फोर्स किया, ज़्यादा टॉर्चर किया, तो हम ये सब बात पुलिस में जाके बता देंगे। क्योंकि वो सोच रहा था, मैं तो हस्बैंड हूँ, मेरे को क्यों कोई मना कर सकता है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, और मेरा तो हक है दहेज लेना, और मेरा तो हक है उसको मारना। तो इसी छोटी सोच के साथ वो रात को पीकर उसको बहुत मारने लगता है। तो अब डंडों से उसके पैर में मारने लगता है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है। वो लड़की बहुत चिल्लाती है, तो जिसमें सोसाइटी वाले जितने भी होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। सब अपनी अपनी बालकनियों से उनको बाहर लड़की को पिटता हुआ देख रहे होते हैं। ना ही कोई उसको बचाने आया था और ना ही किसी ने पुलिस को कॉल किया था।
तो उसका पति उसके बाद उसको मारते मारते ऊपर छत पे ले जाता है, तो वो छत से उसको नीचे फेंक देता है। तो जब वो लड़की छत से नीचे गिरती है तो उसके सर पे बहुत ज़्यादा ही चोट आ रही होती है और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। ये बात हर जगह बहुत तेज़ी से फैल जाती है। सोसाइटी वाले भी पुलिस को ये सब चीज़ें बताते थे। पहले बताया होता तो वो शायद वो लड़की बच जाती। अब उसके घर पे पुलिस वाले सारे आते हैं तहकीकात करने। तो तहकीकात करने के बाद उसके हस्बैंड को हिरासत में ले लिया होता है और अब करप्शन की वजह से उसका पति छूट जाता है। जो दरोगा होता है वो उसी का फ्रेंड होता है, तो वो अब कोर्ट से तो छूट चुका था मगर अपने कर्मा से नहीं छूटा था। तो बाहर आने के बाद वो वापसी अपना ट्रक ड्राइवर की जॉब दोबारा कर लेता है। तो उसका ज़्यादा लॉन्ग रूट रहता था, एक्सपोर्ट का काम रहता था। तो वो एक बार ऐसे ही अपने घर आ रहा था ट्रक ड्राइव करते हुए, तो अचानक से उसका बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। और ऐसा वैसा भी नहीं, बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है, उसके ऊपर पूरा ट्रक ही चढ़ गया होता है। तो सबको यही पता होता है कि वेल वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, तो इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। तो वो चुप होती है जब लड़की बता के, तो अब वो चुप हो जाती है। अब वो आत्मा बोलती है कि मेरे पति को मैंने ही मारा था, किसी और ने नहीं। और इसी के साथ साथ मैं जितने भी मेरे घर वाले हैं मैं उनको भी बहुत दर्दनाक तरीके से मारूंगी। तो अब जो घर वाले होते हैं वो ये सब सुन के बहुत डर जाते हैं। तो ये सब बोल के वो आत्मा चली जाती है और अश्मित की बहन दोबारा से बेहोश हो जाती है। उसके बाद फिर पंडित जी बोलते हैं कि इस औरत के साथ अन्याय हुआ और इसकी सज़ा इसके पति को बखूबी मिल चुकी है। पंडित जी कहते हैं आप सब अपने घर पे अनुष्ठान करवाओ और इस लड़की से छुपकर माफ़ी मांगो। तो सारे कॉलोनी वालों ने ऐसा ही किया। इनफैक्ट जो अश्मित के घर वाले थे वो भी उस आत्मा से माफ़ी मांगते हैं। 2-3 घंटे बाद जब वो अनुष्ठान ख़त्म होता है तो अश्मित की जो बहन होती है वो फिर से वापसी आती है और जो उसके अंदर प्रेत थी वो उसको छोड़ के, उसके शरीर को छोड़ के जा चुकी होती है। अश्मित बताता है कि अब जो उस लड़की के घर वाले थे वो शहर छोड़ के जा चुके हैं और हरिद्वार में जाके बस गए और हरिद्वार में अपने पाप धोने के लिए किसी आश्रम में वहीं पे सेवा करते हैं। बट इस इंसिडेंट के बाद जो अश्मित की बहन होती है वो आज तक नहीं चल पाती है। वो इस टाइम 20-21 साल की हो गई होती है। वो चलना भी चाहे तो अभी भी इस टाइम वो चल नहीं पाती है। चलने के लिए उसको बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये पता ही होगा कि जो भूत थी उसने उसके पैर पे ही बहुत ज़्यादा मारा होता है और उसके पति ने भी अपनी वाइफ के पैर पे ही मारा होता है, तो इस वजह से वो इसके पैर पे हमला करती थी। तो इस इंसिडेंट के बाद जो अश्मित की मम्मी होती हैं वो पंडित जी से पूछती हैं कि अश्मित की सिस्टर को ही उस आत्मा ने क्यों चुना। तो पंडित जी ने बताया जो अश्मित था, अश्मित की बहन और जो घर वाले थे वो सब वहीं पे थे जब उस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा था। वो नानी के घर पे ही रुके हुए थे और अब उसमें से जितने भी लोग खड़े हुए थे ना, तो सबसे कमज़ोर दिल केवल उसकी अश्मित की सिस्टर का ही था। तो जिसका कमज़ोर दिल होता है ये चीज़ें उन्हीं में प्रवास करती हैं। खैर, दूसरों के पाप और दूसरों की गलती की वजह से ये लड़की भुगतती है। तो चलिए ठीक है, तो इस स्टोरी का करते हैं डी एंड। आई होप यू गाइज आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ कमेंट भी करके जाइएगा। और अगर आपको ऐसी कोई स्टोरी मेरे को सेंड करनी है तो प्लीज़ मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा डिटेल्स में, तो प्लीज़ उस पर आप मेरे को भेज सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।